हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक जो है वो आपका है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि तुम क्या करते हो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से क्या बनाते हो? ग्लूकोज। डेफिनेशन को समझना। क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, ठीक है, ध्यान रखना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से क्या करते हो? ग्लूकोज बनाते हो, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ठीक है, अब ये बात समझना कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कौन कौन से हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कौन कौन से हो गए? पहला जो सोर्स हो गया, ठीक है, वो आपका कौन सा हो गया? ग्लिसरॉल। कौन सा हो गया? ग्लिसरॉल, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? लैक्टेट, ठीक। तीसरा कौन सा हो गया? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। कौन से? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो कौन से हो गए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस? ग्लिसरॉल, लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और एक और होता है कौन सा? प्रोपियोनिल कोएंजाइम। तो ये चार दिमाग में रखना। पहला कौन सा होता है? ग्लिसरॉल, दूसरा लैक्टेट, तीसरा ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, और चौथा प्रोपियोनिल कोएंजाइम, ठीक है। अब जब हम आगे चल के लिपिड मेटाबॉलिज्म या अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो तुमको ये समझ आएगा कि ये सब जो होते हैं ये ग्लूकोज कैसे देते हैं, ठीक है। अभी अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से कौन कौन से हैं जो ग्लूकोज देते हैं? ग्लिसरॉल, लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स और प्रोपियोनिल कोएंजाइम, ठीक ठीक। अब रिएक्शन जो होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ, अब ये होती कहाँ पर है, ठीक है। जो रिएक्शन होती है ग्लूकोजेनेसिस, ये होती कहाँ पर है? ये आपकी रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे होती है? अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, कौन सी? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ठीक। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। इसका मतलब इसको दो चीज़ चाहिए, इसका मतलब इसे दो जगह चाहिए ग्लूकोजेनेसिस होने के लिए, ठीक है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ठीक ठीक है। और मेनली कौन से ऑर्गन में होती है? ये ऑर्गन में होती है लिवर में एंड किडनी में। किडनी में कौन सी जगह में? किडनी में होती है आपकी रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ठीक है, वो आपकी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में। किस ऑर्गन में होती है? आपके लिवर में होती है, ठीक है, और किडनी में होती है। किडनी में कहाँ पर? रेनल कॉर्टेक्स में, ठीक। इतना समझ आया? ठीक। अब आगे समझना कि ग्लूकोजेनेसिस होती कैसे है, ठीक है। अब मेन चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पहले एंजाइम के नाम समझते हैं, नाम पढ़ते हैं, ठीक है। एंजाइम्स किसमें? ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। एंजाइम दैट यूज्ड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। पहला जो एंजाइम है, ठीक, उसका नाम है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक। दूसरा जो एंजाइम का नाम है वो नाम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कौन सा नाम है? एक पायरूवेट कार्बोक्सिलेज और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज,
जिनेस, ठीक है। अगर तुम इसे बोलोगे, अगर तुम इसको ऐसे बोलना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। अब तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? पेप कार्बोक्सी काइनेज, ठीक। पेप का मतलब हो गया फॉस्फिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है। तो ये 4 एंजाइम दिमाग में रखना कि ग्लूकोनेजनेस में ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब समझना होता कैसे है प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने बताया था अभी कि ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनाऊँगा, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है, ठीक है। ये पूरी मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक, ये वाली, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ठीक। अब क्या होता है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन हो गई। ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये पूरा जो हिस्सा है ये वाला, ठीक, ये कौन सा हिस्सा है? साइटोप्लाज्म। और ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब सुनना, अब क्या होता है कि सबसे पहला जो चीज़ आती है आपकी, अब जो पायरुवेट होता है, जो पायरुवेट होता है, ठीक है, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? वो आपका कन्वर्ट होता है किस में? ऑक्जेलो एसीटेट में। किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम आता है, ठीक है, उसका नाम होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब इस एंजाइम का नाम समझना, पायरुवेट है कार्बोक्सिलेज, मतलब पायरुवेट पे क्या जोड़ेगा? CO2 जोड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, ठीक है, ठीक। तो पायरुवेट पे क्या जोड़ेगा? CO2, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज लगा है, CO2 जुड़ेगी, लेकिन CO2 जो होती है ना, वो जुड़ती क्या, वो मतलब जो CO2 मॉलिक्यूल होता है वो आता किससे? वो आता है तुम्हारा बाइकार्बोनेट से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमसे अगर कोई पूछे क्या CO2 डायरेक्ट जुड़ती है? नहीं, क्या बोलोगे? जो CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट से आती है, जो कि बाइकार्बोनेट वहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। इतना समझ आया? जो इसकी जो CO2 होती है वो वहाँ पे जाके, मतलब ये कहना कि CO2 जो होती है वो किससे आती है? बाइकार्बोनेट से, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ATP खर्च होती है। अब ATP जो होती है वो यहाँ से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाती है, ठीक है, ठीक है। फॉस्फेट नहीं जुड़ा है, ठीक है। ATP एनर्जी का यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि हमें CO2 को ऐड करना है, ठीक है, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को काम करने के लिए, ठीक है, एक को मतलब विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसका नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन, ठीक है। अब ये बायोटीन जो होता है, देखो सुनो, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम जो है वो किससे बना होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। अब एक बात समझना, ये जो बायोटीन होता है ना, ये बायोटीन
इस एंजाइम की कौन से अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जुड़ा होता है उसके लाइसिन से, लाइसिन रेसिड्यू से। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है वो एंजाइम है, ठीक है, और प्रोटीन नेचर का है। प्रोटीन नेचर तो अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड में इसका एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन रेसिड्यू, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो बायोटीन होता है वो इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ठीक, अब इस प्रोसेस में हुआ क्या, CO2 जुड़ी किसकी मदद से, बाइकार्बोनेट की वजह से, ATP खर्च हुई, ठीक है, ठीक है, और बायोटीन जो था लाइसिन से जुड़ा हुआ था, और इसको काम करने के लिए कौन चाहिए, बायोटीन चाहिए, ठीक है। अब पायरुवेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। ठीक, अब एक बात समझना कि हाँ ठीक है, ये समझ आया, ठीक। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है, अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट बना है, ठीक है, अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है ये क्या होता है कि ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इसका कोई ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस ऑक्जेलो एसीटेट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मैलेट में। किस में, मैलेट में। एंजाइम का नाम मैंने, अब एंजाइम का नाम कौन सा आता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। अब डिहाइड और ठीक है, अब सुनना, अब यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है ना और मैलेट जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो NADPH आता है, NADH+ वो ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट में रिड्यूस हो जाता है, ठीक ठीक। अब ये मैलेट जो होता है ये कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म, ये क्रॉस कर लेता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब ये जो होता है मैलेट, ये आपका कन्वर्ट होता है किसमें कन्वर्ट होता है, दोबारा से कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक। एंजाइम का नाम है साइटोप्लाज्मिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सिंपल सी बात है, मैलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्जेलो एसीटेट में, तो कौन आएगा, NAD+ आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है, अब ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट। ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट सुना लग रहा है ना, ग्लाइकोलिसिस में सुना लग रहा है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट से क्या बनता था, पायरुवेट, है ना। और वो कैसी रिएक्शन होती थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। अब ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, ठीक है। किस एंजाइम ने किया, उस एंजाइम का नाम है पेप कार्बोक्सी काइनेज, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेज आ गया, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी खर्च होगी, ठीक है, एनर्जी खर्च होगी। तो क्या होगा, जीटीपी आएगा, किस में कन्वर्ट होगा, GDP, और GDP से GDP कन्वर्ट हुआ, तो इसका एक फॉस्फेट कहाँ चला गया, ऑक्जेलो एसीटेट में हमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया, ठीक। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो है, अब सुनना मेरी बात, ऑक्जेलो एसीटेट है और ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट है, तो यहाँ से क्या होगा, ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, और ये पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, समझो, तो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है पूरा, ये अभी पूरा क्या हुआ है, ये अभी ग्लूकोनेजेनेसिस अभी चलेगी आगे, ठीक है। यहाँ तक फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन गया, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब सुनो, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को।
अब ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ये क्या होगा, ये अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में 7 रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पहले क्या बनता था, क्या बनता था बताओ, 2 फॉस्फेनॉल वो सॉरी 2 फॉस्फोग्लिसराइड बनता था, ठीक है। फिर उससे क्या बनता था, 3 फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते चलते फॉस्फेनॉल पायरुवेट आगे चलते चलते क्या बना देता है, फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट, क्या बन गया ये, फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। देखो सुनो आराम से, ग्लाइकोलाइसिस में जो फर्स्ट स्टेप होता है हेक्सोकाइनेज वाला, और तीसरा स्टेप जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1 वाला, और 10th स्टेप जो होता है पायरुवेट काइनेज वाला, वो तो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट कहाँ तक बन गया, मतलब उसने क्या बना दिया, फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट। अब एक बात सुनना, फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टो 6 फॉस्फेट से बनता है, ठीक। लेकिन वो वाली रिएक्शन तो इरिवर्सिबल होती है, तो फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रक्टो 6 फॉस्फेट नहीं बना पाएगा। इसलिए क्या होता है, जो फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, लेकिन उसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1 नहीं आएगा। यहाँ पे दूसरा एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक। जहाँ पे तुम्हें ये दिख जाता है ना फॉस्फेटेज, इसका मतलब ये समझ जाना फॉस्फेट हटाया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टो 6 फॉस्फेट बना, और यहाँ से हमारा क्या निकल गया, फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट निकल गया, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब सुनो, अब फ्रक्टो 6 फॉस्फेट क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, बना देगा, किस एंजाइम, ठीक है, बना देगा। और एंजाइम कौन सा आता है, आइसोमेरेज वाला एंजाइम आता है, ठीक है, जो कि दोनों आइसोमर है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक, अब ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ग्लाइकोलाइसिस से बनता था वो किससे बनता था, ग्लूकोज से, और हेक्सोकाइनेज एक्ट करता था या ग्लूकोकाइनेज, लेकिन वो इरिवर्सिबल होता था, ठीक। अब यहाँ पे मेन कहानी समझना, अब इसको हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म है पूरा, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ये ट्रांसपोर्टर है, इस ट्रांसपोर्टर का नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। क्या नाम होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, किसकी मदद से, एक ट्रांसपोर्टर की वजह से जिसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, ठीक है। अब क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे ही यहाँ पर आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम होता है यहाँ पे प्रेजेंट, जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। अब फॉस्फेटेज आ गया, इसका मतलब यहाँ से एक फॉस्फेट निकलेगा,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक। इस ट्रांसपोर्टर की वजह से ग्लूकोज आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाएगा और यही ग्लूकोज आपके हर ऑर्गन में सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या था, ग्लूकोज का बनाना, जो कि यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये पूरा ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ध्यान से समझना दोबारा, ठीक है। ये हो गया पायरुवेट से ऑक्सिलो एसीटेट बना विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी कहाँ से आई थी, वो बाइकार्बोनेट से, ठीक। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे बायोटीन चाहिए, जो कि किस अमाइनो एसिड से जुड़ा था, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से, लाइसिन से, ठीक है। एटीपी खर्च हुई थी, एटीपी से मोनोफॉस्फेट बना, फिर ऑक्सिलो एसीटेट से मैलेट बना। एंजाइम का नाम ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रियल बोल रहा हूँ, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH NAD+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि मैलेट रिड्यूसिंग फॉर्म होती है, इसलिए NADH आया, ठीक है। फिर इसने क्रॉस किया, और हाँ, ऑक्सिलो एसीटेट क्यों नहीं चला गया अंदर, वो बाहर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसका कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता, ठीक है। मैलेट गया, मैलेट ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम का नाम साइटोप्लाज्मिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान रखना। और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ऑक्सिलो एसीटेट, तो NAD+ NADH में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा मैलेट से, ठीक। फिर ऑक्सिलो एसिड फॉस्फेनोपाइरुवेट पैप कार्बोक्सीकाइनेज CO2 निकल जाएगा GTP से JDP। फिर उसके बाद फॉस्फेनोपाइरुवेट से फैक्टोसिक फॉस्फेट तक जाएगी रिएक्शन। फिर उसके बाद फैक्टोसिक फॉस्फेट बनेगा, एंजाइम का नाम फैक्टो 1 बिसफॉस्फेटेज। और बोला था जहाँ फॉस्फेटेज आ जाए तो फॉस्फेट निकालना होता है, ठीक है। तो एक फॉस्फेट हमने निकाल दिया, फैक्टोसिक और ग्लूकोसिक फॉस्फेट। फिर ग्लूकोसिक फॉस्फेट कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोसिक फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। फिर ग्लूकोसिक फॉस्फेट बन गया, फिर ग्लूकोसिक फॉस्फेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोसिक फॉस्फेटेज, ठीक है। और फिर यही ग्लूकोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकला विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, और यही ग्लूकोज हमारा सप्लाई हुआ हर अलग ऑर्गन में। तो इसी को पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब बता दिए कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, ग्लिसरॉल, लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, कोएंजाइम कहाँ होती है, लिवर, किडनी और रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों जगह होती है, ठीक है। एंजाइम का नाम ध्यान रखना, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों।